चलिए आज जो हम बात करने वाले हैं वो फॉर्म्स ऑफ प्रोज में हम पढ़ने वाले हैं क्लोसेट ड्रामा। आखिरकार क्लोसेट ड्रामा हम किसे कहते हैं, यानी आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्लोसेट ड्रामा। क्लोसेट ड्रामा का क्या मतलब है? क्लोसेट ड्रामा एक ऐसा होता है जो श्रव्य के लिए बना है या फिर पाठ्य के लिए बना है। एक ऐसा नाटक होता है जो सुनने के लिए बना है या फिर पढ़ने के लिए, बस इतना ही बना है। यानी अ क्लोसेट ड्रामा, better to call closeted play, is a play created primarily for reading। यानी ये जो प्ले बना है अ क्लोजेड ड्रामा, बेटर टू कॉल क्लोजेड प्ले, बजाय से क्लोजेड प्ले बोलने के ये अच्छा रहेगा। जब प्ले नाटक होता है क्रिएटेड, जिसको लिखा जाता है प्राइमरली फॉर रीडिंग, पढ़ने के लिए, यानी पढ़ने के लिए होता है, मंच के लिए नहीं होता। जो इससे पहले फॉर्म्स ऑफ प्रोज पढ़ी आपने वो मंचन मतलब स्टेज मंच के लिए हैं, लेकिन ये जो होता है सिर्फ पढ़ने के लिए। रेदर देन प्रोडक्शन, मतलब वो ये प्रोडक्शन की तुलना में इसको पढ़ा ज़्यादा जाता है, ज़्यादा कदा ही मतलब क्लोजेड ड्रामा को दिखाया जाता है मतलब स्टेज पर। बाकी ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए बना है? ओनली टू बी रीड, मतलब सिर्फ और सिर्फ पढ़ा जाने के लिए। इसके अलावा क्लोजेड ड्रामाज आर ट्रेडिशनली डिफाइंड इन नैरोअर टर्म्स एज बिलोंगिंग टू अ जेनर ऑफ ड्रामेटिक राइटिंग अनकंसर्न्ड विद स्टेज टेक्निक। क्या मतलब है? क्लोजेड ड्रामाज जो हैं, ये जो नाटक हैं, आर ट्रेडिशनली मतलब पारंपरिक रूप से इनको परिभाषित किया गया है इन नैरोअर टर्म्स, मतलब एक छोटे मतलब टर्म के रूप में, एज बिलोंगिंग टू जॉनरा ऑफ ड्रामेटिक राइटिंग। ये क्या है? एक नाटक लेखन की ये भी एक मतलब कला है और उसी से संबंधित है। और अनकंसर्न्ड विद स्टेज टेक्निक, लेकिन ये अनभिज्ञ है किससे? स्टेज टेक्निक से, यानी इसे स्टेज टेक्निक के लिए नहीं लिखा जाता, यानी मंच तकनीक के लिए इसे नहीं लिखा जाता। इसके अलावा अ क्लोसेट ड्रामा इज अ प्ले दैट इज़ नॉट इंटेंडेड टू बी परफॉर्म्ड ऑन स्टेज, मतलब वही बात है, यानी इसको जो लिखा जाता है मतलब इसे परफॉर्म करने के लिए स्टेज पर नहीं लिखा जाता, बट रीड बाय अ सॉलिटरी रीडर और समटाइम्स आउट लाउड इन अ स्मॉल ग्रुप। इसको जो लिखा जाता है वो इसलिए सिर्फ और सिर्फ पढ़ा जा सके, किसके द्वारा? सॉलिटरी रीडर के द्वारा, यानी अकेले कोई पाठक के द्वारा, या फिर समटाइम्स कभी कभी आउट अलाउड इन अ स्मॉल ग्रुप, या फिर किसी ग्रुप में इसको पढ़ा जा सके इस नाटक को। बस इतना ही मतलब ये लिखा जाता है, यानी स्टेज के लिए नहीं होता। आगे आल तो यद्यपि नॉन परफॉर्मेटिव इन नेचर, ये मतलब उसमें स्वभाव में क्या है? नॉन परफॉर्मेटिव, यानी इसको परफॉर्म नहीं किया जाता। द लिटरेरी हिस्टोरियन एच मतलब हेनरी बीड्स कंसिडर्स क्लोसेट ड्रामा अ क्वाइट लेजिटिमेट प्रोडक्ट ऑफ लिटरेरी आर्ट। यानी इसको मान लीजिएगा मतलब मंचन इसका नहीं होता है, मंचन नहीं होता इसका, लेकिन फिर भी जो है एक मतलब साहित्य के हिस्टोरियन हेनरी मतलब राइटर हुए हैं, कौन है? हेनरी बीड्स कंसिडर्स, ये इसको मानते हैं क्लोसेट ड्रामा को क्या? क्वाइट लेजिटिमेट, यानी एक वैध, बिल्कुल ये वैध प्रोडक्ट मतलब एक उत्पाद है ऑफ लिटरेरी आर्ट, मतलब साहित्यिक कला का। ये साहित्यिक कला का क्या है? एक वैध मतलब उत्पाद है। इसके अलावा द फिलोसॉफिकल डायलॉग्स ऑफ एंशियंट ग्रीक एंड रोमन राइटर्स सच एज Plato were written in the form of conversation between characters and are in this respect similar to closeted drama। क्या मतलब है? द फिलोसॉफिकल डायलॉग्स ऑफ एंशियंट ग्रीक, यानी जो दार्शनिक संवाद है किसके? प्राचीन यूनान के और रोमन राइटर्स के, लेखकों के, सच एज किसके रूप में? प्लेटो के रूप में, मतलब वर रिटन वो लिखे गए इन द फॉर्म ऑफ कन्वर्सेशन, बातचीत की भाषा में, बिटवीन करेक्टर्स, यानी किसके बीच में होते हैं? जो संवाद जो होता है वो करेक्टर्स के बीच में, यानी जो काम करने वाले उसमें चरित्र हैं। एंड आर इन दिस रिस्पेक्ट सिमिलर टू क्लोसेट ड्रामा, और वो भी कैसे हैं? यानी वो क्लोसेट ड्रामा के सिमिलर हैं, उसके मतलब समान हैं। मैनी ऑफ दीज राइटिंग्स फीचर लिटिल एक्शन बट आर ऑफन रिच इन फिलोसॉफिकल रिटोरिक। क्या मतलब है? मैनी ऑफ दीज राइटिंग्स, इस प्रकार की जो लेखन होते हैं फीचर, उनमें ये विशेषता होते हैं। लिटिल एक्शन मतलब एक्शन जो होता है बहुत कम होता है, क्योंकि वो पढ़ने के लिए मंचन के लिए है ही नहीं, तो उसमें एक्शन जो मिलेगा तुम्हें कम मिलेगा। एक्शन मतलब बिल्कुल जैसे डिसम डिसम वाली बात होती है। बट आर ऑफन रिच, लेकिन वो धनी होते हैं किस मामले में? इन फिलोसॉफिकल रिटोरिक, मतलब एक दार्शनिक रिटोरिक रूप में, मतलब बुद्धिमत्ता से मतलब भरे होते हैं। इसके अलावा क्लोसेट ड्रामा हैज़ ऑल्सो बीन यूज्ड एज अ मोड ऑफ ड्रामेटिक राइटिंग फॉर दोज विदाउट एक्सेस टू द कमर्शियल प्ले हाउस। यानी क्लोजेट ड्रामा जो है हैज़ ऑल्सो बीन यूज्ड, इसको प्रयोग किया गया एज अ मोड ऑफ ड्रामेटिक राइटिंग। ये भी क्या है? नाटक लेखन की एक रूप है,
और फॉर दोज उनके लिए विदाउट एक्सेस टू द कमर्शियल प्ले हाउस, जिसका प्रयोग मतलब किसके लिए मतलब नहीं होता है, प्ले हाउसेस के लिए, मतलब प्ले हाउसेस मतलब वही मतलब परफॉर्म करने के लिए मंच पर। इसके अलावा एंड इन दिस कंटेस्ट हैज़ बिकम क्लोजली एसोसिएटेड विद अर्ली मॉडर्न वोमेंस राइटिंग, और एंड इन दिस कॉन्टेक्स्ट इस संदर्भ में हैज़ बिकम ये बन गया है क्या, क्लोजली एसोसिएटेड विद अर्ली मॉडर्न वोमेंस राइटिंग, यानी ये एक औरत के लिखने की कला भी मतलब ये एक औरत की जो लिखने की कला है उससे भी जुड़ा हुआ है क्लोसेट ड्रामा। इसके अलावा आगे देखते हैं, नेक्स्ट है आपका क्लोसेट, यानी हम चले थे कहाँ पर, यानी प्ले हाउसेस और वोमेंस राइटिंग। आगे क्लोसेट ड्रामा वर पब्लिश्ड इन मैन्युस्क्रिप्ट फॉर्म, यानी जो क्लोसेट ड्रामा हैं वर पब्लिश्ड ये मतलब प्रकाशित होते थे किसमें, मैन्युस्क्रिप्ट फॉर्म में। मैन्युस्क्रिप्ट मतलब हस्तलिपि में, मतलब हाथ से जो लिखा जाता है। इंक्लूडिंग जैसे कि ड्रामेटिस पर्सोने एंड इलेबोरेट स्टेज और डायरेक्शंस अलाउइंग रीडर्स टू इमेजिन टेक्स्ट एज इफ इट वर बीइंग परफॉर्म्ड, यानी क्या मतलब है, इंक्लूडिंग इसमें क्या है, ड्रामेटिस पर्सोने एंड एलेबोरेट स्टेज, इसमें मतलब क्या होती है, जो मन सज्जा है मतलब वो एक सजी धजी होती है, डायरेक्शंस उसके निर्देश दिए होते हैं, और अलाउइंग रीडर्स पाठक को ये अनुमति दी जाती है टू इमेजिन कल्पना करे द टेक्स्ट के माध्यम से जो लिखित रूप में है, एज मानो कि इट वर बीइंग परफॉर्म्ड, इसको मतलब परफॉर्म किया जा रहा हो, मतलब इस नाटक को मतलब पढ़ने से ही मतलब उसके दिमाग में खुद ही मतलब मंच की एक फ्रेम बनता रहना चाहिए कि जैसे इसको परफॉर्म किया जा रहा है। इसके अलावा प्रिंट इज़ द क्रूशियल फैक्टर बिहाइंड क्लोसेट ड्रामाज, और जो प्रिंट है मतलब जो छपाई है इज़ द क्रूशियल फैक्टर, ये मतलब एक बड़ा ही मतलब क्रूशियल फैक्टर रहा है मतलब बिहाइंड क्लोसेट ड्रामा, ड्रामा के पीछे, क्योंकि मान लीजिएगा पब्लिश होते थे तो ये लिखित रूप में। इन द अर्ली मॉडर्न पीरियड, प्रारंभिक युग की हम बात करें, वोमेन राइटर्स हु वर अनेबल टू यूज़ देयर वॉइस इन पब्लिक, यानी कुछ औरतें ऐसी थी जो स्टार्टिंग में जो मतलब अपनी आवाज़ को उठा नहीं पाती थी पब्लिक वे में, मतलब पब्लिकली मतलब, तो इसलिए वर एबल टू एम्फेसाइज देयर ओपिनियंस यूजिंग द फॉर्म ऑफ क्लोसेट ड्रामा, इसलिए उन्होंने क्या किया, इस क्लोसेट ड्रामा का प्रयोग किया अपनी बात को रखने के लिए। जैसे मान लीजिएगा कोई औरतें हैं मतलब कुछ औरतें हैं वो पब्लिकली नहीं बोल पा रही, तो उन्होंने क्या किया, इस फॉर्म का प्रयोग करके आवाज़ उठाई अपनी। जैसे ये ड्रामा जो होता है मतलब ड्रामा मतलब वही है नाटक, कई बार मैं इसका जिक्र कर चुका हूँ अपने वीडियोज़ में कि ड्रामा क्या होता है, ये भी मतलब एक समाज का आईना ही है, क्योंकि लिटरेचर का मतलब ये है समाज का आईना, तो ड्रामा भी एक ये कह सकते हैं ये ट्रूएस्ट मिरर ऑफ सोसाइटी होता है, ये सच्चा आईना है समाज का। क्योंकि आप देखते होंगे मूवी बनती है तो उनके ऊपर जब मूवी बनती है तो समाज में जो घटित हो रहा होता है वही दिखाया जाता है, और ऐसा क्यों करने के लिए, ताकि अपनी आवाज़ को गरीबों की आवाज़ बनाने के लिए, ठीक है, तो ऐसा मतलब किया जाता है। जैसे हाल ही में मूवी आई है जवान मूवी, तो उसमें दिखाया गया है कि भाई अपना नेता लोग कैसे भ्रष्ट होते हैं, ठीक है, इसके अलावा वोट हमें कैसे सोच समझ के करना चाहिए, तो मतलब एक वो मतलब मॉरल मैसेज देने की कोशिश करते हैं आम जनता के लिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट फॉर्म कौन सा है, नेक्स्ट है आपका प्रॉब्लम प्ले। आखिरकार प्रॉब्लम प्ले का क्या मतलब है, तो प्रॉब्लम प्ले को देखते हैं। प्रॉब्लम प्ले कैसा होता है, एक ये जो है समस्या नाटक है, यानी जिसमें समस्या को दिखाया जाता है, और किसकी समस्या, कैसी समस्या देखते हैं। प्रॉब्लम प्ले इज रिसेंट डिवाइस इन ड्रामा, ये मतलब हाल ही में मतलब एक विद्या बनी है, लिखने की कला बनी है ड्रामा की। इसके अलावा इट वॉज पॉपुलराइज्ड बाय द ग्रेट नॉर्वेन प्ले राइट हेनरिक इब्सेन। इसके अलावा इसको जो मतलब विख्याति मिली वो कब मिली, एक ग्रेट नॉर्वे के मतलब नॉर्वेन के प्ले राइट रहे हैं हेनरिक इब्सेन, उनके द्वारा नाटककार रहे हैं। इन प्रॉब्लम प्ले द सिचुएशन ऑफ द, जो प्रॉब्लम प्ले होता है इसमें जो स्थिति दिखाई जाती है, कहाँ की स्थिति दिखाई जाती है, इसमें जो स्थिति आपकी दिखाई जाती है, अच्छा इसमें ये थोड़ा सा छूट रहा है, लिखा हुआ नहीं है, यानी इसमें जो स्थिति दिखाई जाती है आपकी वो दिखाई जाती है मतलब एक प्रकार से प्रॉब्लम पे सिचुएशन ऑफ द प्रोटैगनिस्ट इज सो रेंडर्ड एज टू इंडिकेट दैट इट रिप्रेजेंट्स अ कंटेम्प्रेरी सोशोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, यानी हम कहें तो बिल्कुल इसको स्पष्ट रूप से ये जो प्रॉब्लम प्ले होता है, जो समस्या नाटक है, ये लिखा जाता है। मतलब एक इसमें ऐसा हीरो रहेगा जो क्या रहता है, जो सोसाइटी के जो रूल एंड रेगुलेशन है, जो कस्टम्स है, उनसे मतलब जो है वो लड़ता हुआ दिखाई देगा, ठीक है, यानी कोई एक सामाजिक मतलब प्रॉब्लम को लेकर के वो लड़ रहा होता है, और वही उसका मतलब प्रॉब्लम प्ले का हीरो होता है। और क्या करता है कि वो मतलब किसी ना किसी ऐसे मतलब जो है कष्टों को सह रहा होगा जो समाज में मान लीजिएगा गलत हैं, और उसके लिए मतलब वो क्या करता है, संघर्ष करता है कि भी ऐसा किसी के साथ ना हो। और इस रूप में जो है हम देख सकते हैं, जैसे मान लीजिएगा प्ले रहा है एक जस्टिस, एक प्ले है जस्टिस,
ठीक है, ये न्याय यानी इस प्ले का नाम है जस्टिस यानी न्याय। तो ये प्ले क्या है, एक प्रॉब्लम प्ले ही है और इसमें दिखाया गया है कि मतलब कैसे मतलब जो है एक क्लर्क है, मतलब वो दयनीय हालत में है, ठीक है, और वो एक चेक की मतलब जालसाजी करता है। यानी हम इसको व्यवहारिक तौर पर देखें तो क्या होता है, जैसे मान लीजिएगा आपने देखा होगा पुरानी मूवियों में देखा हो, उसके हिसाब से आप लगा लो प्रॉब्लम प्ले क्या चीज़ है। जैसे जो ओल्ड मूवीज़ हैं आपने उसमें देखा हो कि एक मान लीजिएगा लाला है, मान लीजिएगा लाला मतलब जैसे देखा होगा कि पहले क्या होता था, लगान वगान ज़्यादा था, ज़मीन मतलब उस पर दे दी मतलब लगान पे। अब जो भी अनाज उगका रहा थोड़ा बहुत उग के आ रहा है उसे भी लाला ले रहा है, उन पर खाने के लिए कुछ नहीं बचता। तो उनमें से कोई एक ऐसा हीरो आता था कि जो क्या है उस अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाता था। जैसे कि एक मूवी देखी हो मदर इंडिया, मदर इंडिया में भी यही सब दिखाया गया है। एक मूवी बनी है मदर इंडिया, संजय दत्त उसमें मतलब मेन प्ले एक्टर है। अब उसमें क्या दिखाया गया, उसमें मतलब ऐसे ही सामाजिक प्रॉब्लम को दिखाया गया है कि कैसे मतलब जो है एक अमीर मतलब एक आदमी होता है सेठ, और वो कैसे गरीबों का खून चूसता है। तो इस तरीके से वो उसमें क्या है, फिर एक समाज में से उठ करके कोई एक ऐसा मतलब मजबूत व्यक्ति आता है, मतलब बन करके उभरता है जो उसके खिलाफ लड़ता है, और वही उसका मुख्य पात्र होता है। और वो मतलब जो है समाज में जो बुराइयां उनको ख़त्म करने की कोशिश करता है और बहुत सारी परेशानियों से भी जूझता हुआ दिखाई देता है। उसी को हम मतलब प्रॉब्लम प्ले कहते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ा समस्या नाटक, ठीक है। तो इस तरीके से उसे हम कहते हैं प्रॉब्लम प्ले। इसके अलावा आगे देखते हैं, अब है तुम्हारा थिएटर ऑफ द एब्सर्ड। थिएटर ऑफ द एब्सर्ड का क्या मतलब है, यानी हास्यास्पद रंगभूमि, जहाँ पर मतलब हंसी आए। जैसे कि द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड इज अ पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड डेजिग्नेशन फॉर पार्टिकुलर प्लेस ऑफ एब्सर्ड फिक्शन रिटन बाय अ नंबर ऑफ प्राइमरली यूरोपियन प्ले राइट्स इन द लेट 1950s। यानी द थिएटर ऑफ एब्सर्ड है इज अ पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड डेजिग्नेशन। ये मतलब एक कहाँ की उत्पत्ति है, जब पोस्ट वर्ल्ड वॉर हुआ है, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की। फॉर पार्टिकुलर प्लेस मतलब कुछ विशेष नाटक आए, और मतलब एब्जेस्ट फिक्शन जो कैसा था, एब्जेडिस्ट फिक्शन था, मतलब जहाँ पर मतलब क्या है हास्यास्पद बनाया गया चीज़ों को। रिटन बाय अ नंबर ऑफ प्राइमरली यूरोपियन प्ले राइट्स, और इसे अनगिनत मतलब जो यूरोप के नाटककार थे उनके द्वारा लिखा गया। और इन द लेट 1950s मतलब ये लेट 1950s थी, यानी लेट 1950s मतलब 1900 मतलब 40 के बाद, मतलब जो है 1940 के बाद का समय है। आगे है इट इज़ ऑल्सो अ टर्म फॉर द स्टाइल ऑफ थिएटर द प्लेज रिप्रेजेंट। ये क्या है, एक ऐसा टर्म है फॉर द स्टाइल ऑफ थिएटर, मतलब थिएटर की शैली के लिए, द प्लेज प्रेजेंट जहाँ पर मतलब नाटक प्रस्तुत होते हैं। द प्लेज फोकस लार्जली ऑन आइडियाज ऑफ एग्जिस्टेंशलिज्म एंड एक्सप्रेस व्हाट हैपन्स व्हेन ह्यूमन एग्जिस्टेंस लैक्स मीनिंग और पर्पस एंड कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन। क्या मतलब है, यानी द प्लेज, इसका जो नाटक होते हैं, ये नाटक ऐसे नाटक होते हैं जो मतलब फोकस करते हैं, इस बात पे फोकस करते हैं ऑन आइडियाज ऑफ एक्सटेंशलिज्म, यानी एक्सटेंशलिज्म मतलब क्या कि क्या तुम्हारा अस्तित्व है, एंड एक्सप्रेस और ये बताते हैं व्हाट हैपन्स कि क्या होता है, व्हेन ह्यूमन एग्जिस्टेंस जब मानव का अस्तित्व जो है लैक्स मीनिंग और पर्पज, जब उसका कोई उद्देश्य नहीं होता, मान लेगा कोई मानव है उसका कोई पर्पज नहीं, कोई उद्देश्य नहीं है, एंड कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन, और ये मान कर चलो उसका कम्युनिकेशन क्या हो गया है, बातचीत भी क्या हो गई है, ब्रेकडाउन हो गई है, मतलब बातचीत का भी मतलब कोई वो नहीं रहा है उसमें। तो उस केस में जो है क्या होता है, ये मतलब ऐसा नाटकों में लिखा होता है। तो द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लेज इज टिपिकली अ राउंड शेप, यानी जो इनका नाटकों का ढांचा होता है वो एक राउंड शेप में होता है, मतलब गोल गोल होता है। विद फिनिशिंग पॉइंट द सेम एज द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब जैसा कि स्टार्टिंग पॉइंट में होता है तो फिनिशिंग भी उसका ऐसा ही रहेगा। लॉजिकल कंस्ट्रक्शन एंड आर्ग्यूमेंट गिव वे टू इरेशनल एंड इलॉजिकल स्पीच, और इसमें क्या होता है, मतलब लॉजिकल कंस्ट्रक्शन जो तार्किक कंस्ट्रक्शन है और आर्ग्यूमेंट है, बहस है, गिव वे टू इरेशनल और इलॉजिकल स्पीच, इसमें ऐसे होंगे अतार्किक मतलब बहस होगी और अतार्किक मतलब भाषण होगा। एंड टू द अल्टीमेट कंक्लूजन द साइलेंस, और इसका लास्ट में मतलब क्या आता है, कंक्लूजन सा निकल के मतलब चुप्पी, मतलब चुप्पी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हंसी बनाना होता है। द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड अटैक्स द कंफर्टेबल सर्टेनिटीज ऑफ रिलीजियस और पॉलिटिकल ऑर्थोडॉक्सी, यानी जो थिएटर ऑफ एब्सर्ड है ये अटैक, ये आक्रमण करता है किसके ऊपर, कंफर्टेबल सर्टेनिटीज़ के ऊपर,
यानी जो आरामदायक अनिश्चितताएं और रिलीजियस मतलब धर्म की और पॉलिटिकल ऑर्थोडॉक्सी और जो मतलब राजनीतिक रूढ़िवादिता की हैं उन पे मतलब ये अटैक करता है, उन पर हमला करता है। इट एम्स टू शॉक इट्स ऑडियंस, इसका उद्देश्य जो होता है अपनी ऑडियंस को मतलब शॉक देने का होता है। और आउट ऑफ कंप्लेंसी टू ब्रिंग इट फेस विद हार्श फैक्ट्स ऑफ ह्यूमन सिचुएशन एज दीज राइटर्स सी इट। और ये मतलब उस चीज़ को लाता है, उस हार्श फैक्ट्स को लाता है कि जो मतलब मानव स्थिति के होते हैं और उनको राइटर्स क्या करते हैं, देखते हैं। ऐसे मतलब कठोर सच को मतलब सामने लेकर के आता है जो थिएटर ऑफ एब्जर्ड होता है। बट द चैलेंज बिहाइंड द मैसेज इज ऑफ डिसअपेयर, लेकिन इसके पीछे जो मतलब एक बिहाइंड मतलब मैसेज होता है वो होता है डिसअपेयर यानी हताशा, निराशा का। और इट इज़ अ चैलेंज टू एक्सेप्ट द ह्यूमन कंडीशन एज इट इज़। और इट इज़ अ चैलेंज, एक चैलेंज होता है कि टू एक्सेप्ट स्वीकारा जा सके द ह्यूमन कंडीशन एज इट इज़, की जो ह्यूमन कंडीशन है बिल्कुल ऐसी की जैसी जैसे पहले थी। इन ऑल इट्स मिस्ट्री एंड ऑब्जेक्टिविटी, यानी रहस्यमयी है और मतलब हास्यास्पद है। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका मैन हैज़ टू बियर इट विद डिग्निटी, और व्यक्ति को क्या करना पड़ता है, इसे गौरव के साथ मतलब सहन करना पड़ता है। नोबली, शांति से, रेस्पॉन्सिबली, जिम्मेदारी से। एज दीज आर नो ईजी सॉल्यूशन टू द मिस्ट्रीज ऑफ एग्जिस्टेंस, कि इस रहस्यमय अस्तित्व के लिए मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं है। बिकॉज अल्टीमेटली मैन इज अलोन इन अ मीनिंगलेस वर्ल्ड, और अंततः ये होता है कि जो व्यक्ति है वो संसार में क्या है, मीनिंगलेस वर्ल्ड में, मतलब ये जो संसार है मीनिंगलेस वर्ल्ड है, यानी इसका कोई औचित्य नहीं है, उसमें क्या है, अकेला है। यानी एब्जर्डिटी ये जो होते हैं तुम्हारे थिएटर्स ऑफ एब्जर्ड है, इसमें ऐसा दिखाया जाता है जैसे मान लीजिएगा वर्ल्ड वॉर हुआ था। जब वर्ल्ड वॉर हुआ था तो लोग क्या कर रहे थे, आपस में लड़ रहे थे, उनको खुद को अपना अस्तित्व नहीं मालूम है, खुद को नहीं पता है कि उसका परिणाम क्या होने वाला है। और ऐसा लोग क्यों कर रहे थे, क्योंकि धर्म को लेकर के, राजनीतिक रूढ़िवादिता को लेकर के ऐसा आपस में वो मतलब लड़ रहे थे। यानी थिएटर ऑफ एब्जर्ड का मतलब यही है, मतलब जो आपस में लड़ रहे थे उसके बाद में राइटर आए, लेखक आए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि इनका कोई उद्देश्य तो है नहीं है, ये क्या करना है क्या नहीं करना है, और ये बेवजह लड़े जा रहे हैं। तो उसको लेकर के थिएटर ऑफ एब्जर्ड मतलब निकल के आया सामने। और इसको जो है लेखकों ने उनके जो लोग क्या सोचते हैं, उनकी क्या प्रतिक्रियाएं होती है, उनको हास्यास्पद रूप में लिखा, उनका मजाक बनाने के लिए। कि भाई मान लेगा व्यक्ति चाहते तो ये वर्ल्ड वॉर नहीं होता सेकंड, लेकिन कोई किसी की सुनने कोई तैयार नहीं है। कोई धर्म में अंधा बैठा है तो कोई राजनीतिक रूढ़िवादिता में अंधा बैठा है। इस वजह से पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकंड हुआ, उसमें जिसमें क्या हुआ, लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। और लाभ क्या मिला, कुछ भी नहीं, किसी को कुछ भी नहीं मिला, बस आपस में एक दूसरे के मार काट कर रहे थे, और लास्ट में जाके किसी को कुछ भी नहीं मिला। तो लोग मतलब सोचा नहीं, उन्होंने ये नहीं सोचा कि इसका क्या अस्तित्व है। तो यहाँ पर ये भी बोला है कि ये जो मीनिंगलेस वर्ल्ड है और इसमें संसार अकेला ही है, क्योंकि वो अपनी स्थिति को सुधार नहीं पा रहा, एज इट इज़ है, जैसा है ऐसा ही है। तो इसी के बारे में मतलब ये लिखा है, मतलब हास्यास्पद रंगभूमि है। तो एब्जर्डिटी जो आई थी प्ले में, ये उसी में आई थी तुम्हारे 1940 के बाद। आगे देखते हैं नेक्स्ट फॉर्म कौन सी है। अब नेक्स्ट फॉर्म नहीं है, आज का यही छोड़ेंगे क्लास, बाकी चर्चा जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो थैंक यू सो मच।